फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। पॉलिटी के आज से सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि देखिए 1765 तक दीवानी राइट्स जो है बिहार और बंगाल और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुके थे और 1765 से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना करियर एक टेरिटोरियल पावर के रूप में जो है शुरू किया। अब ये कंपनी है तो ठीक है, ये जहां से आ रही है वहां पे मॉडर्नाइजेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हो चुका था और ब्यूरोक्रेटिक लाइंस पर इन्होंने अपनी पावर को जो है रिकॉग्नाइज करना या फिर पावर को एजर्ट करना शुरू किया था। उसके बाद बहुत सारी लॉज इन्होंने बनाई पावर स्ट्रक्चर को लेकर के, क्या कैसे करना है इन सब को लेकर के बहुत सारी लॉज बनाई गई जिनको अभी हम देखेंगे। 1858 में सिपाही म्यूटनी जो है जिसको कहा जाता है वो हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने फाइनली एज्यूम कर ली डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस की इंडिया के अंदर। और उसके साथ साथ फिर 1858 से लेकर के 1947 तक सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का रूल इंडिया के अंदर रहा है और ये रूल इंडिपेंडेंस तक रहा। इंडिपेंडेंस के साथ हमें एक नीड हुई कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। 1946 में ही ये फॉर्मेशन हो चुका था आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान। फाइनली 1946 से लेकर के 1947 के बीच में जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स हुई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की कवायद शुरू हुई। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू कर लिया गया और तब से हम एक अपना जो है रिपब्लिक, सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है अब इसमें ये पूरी जो हिस्ट्री रही है 1765 से 1950 तक, उसको हम आज देखेंगे। कंपनी का रूल कब से कब तक था? 1773 से 1858 के बीच में कंपनी का रूल था। कंपनी के रूल के दौरान कौन कौन सी लॉज जो है स्टैब्लिश की गई और किस तरह से इनका जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को करते थे, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, मतलब लीगल स्ट्रक्चर क्या था, सॉरी फॉर सेइंग पॉलिटिकल, लीगल स्ट्रक्चर क्या था, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं अपने कंपनी रूल के अंडर में। तो सबसे पहला जो अभी हमने देखा था कि 1765 में इन्होंने जो है फाइनली एज ए टेरिटोरियल पावर ग्रहण करनी शुरू कर दी थी और 1765 के बाद तुरंत बाद इनको एक नीड फील हुई कि इनको एक मतलब कुछ किसी तरह से रेगुलेट करना पड़ेगा अफेयर्स को। और उन अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का फॉर्म किया था। तो ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है इसकी काफी ज्यादा। क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था जिससे कि वो इंडिया के अंदर को कंट्रोल कर सके और इंडिया के जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो है कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट ने पहली बार जो है रिकॉग्नाइज किया कि कंपनी का जो फंक्शन है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, क्योंकि ये कॉमर्शियल एंटिटी के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो 1765 से ये टेरिटोरियल पावर बन गई है और उसके साथ साथ इसने पॉलिटिकल फंक्शन भी करना इंडिया के अंदर शुरू कर दिया था 1765 के बाद। तो 1773 की लॉ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज किया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही है कंपनी इंडिया के अंदर। और इस एक्ट के साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके क्या क्या फीचर्स थे? पहला जो फीचर था वो ये था, अभी हमने बोला था कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है इसके अंदर, तो हम ये पाएंगे कि 1773 ऑनवर्ड्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आ रही है। ठीक है, मतलब पावर को हम एक पर्टिकुलर सेंटर में, एक पर्टिकुलर जो मिड सेंट्रल पावर है उसमें ज्यादा से ज्यादा पावर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जो इस एक्ट का है वो ये है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित किया गया और साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इनकी क्रिएट की गई जिसके अंदर 4 मेंबर्स थे। तो सबसे पहली चीज, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है ऊपर हो गए थे अब हायरार्की में, गवर्नर जनरल हो गए हैं बंगाल के और इनके अंडर में अब मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स काम करेंगे।
साथ साथ ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की 4 मेंबर की काउंसिल भी फॉर्म की गई, जो इनको एडवाइस करेगी। और साथ साथ मतलब ये पावरफुल आप कह सकते हैं कि एक तरह से काफी पावरफुल ये काउंसिल हुआ करती थी। तो इसमें 4 मेंबर्स की बात की गई थी और इसका नाम था गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले जो गवर्नर, जिनको गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया और हायरार्की में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वो ज्यादा जो है पावरफुल बन गए थे। ठीक है। और साथ में गवर्नर ऑफ बंगाल के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी फॉर्म हुई थी। इस सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इस एक्ट के थ्रू चेंज आया था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कैलकाटा में। तो कैलकाटा जो है उस वक्त राजधानी हुआ करती थी ब्रिटिश इंडिया की। तो उसमें जो है वहां पे जो इनको नीड फील हुई कि हम लॉ को अपने हिसाब से जो है एडजुडिकेशन करेंगे केसेस का, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट में, जो कैलकाटा की सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा और 3 जजेस होंगे। तो 4-4 की फिगर चल रही है। ठीक है। 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं आपकी, 4 मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और 4 ही जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें से एक सीजेआई होगा और बाकी 3 जो है जजेस होंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, इस एक्ट ने कहा कि कोई भी जो कंपनी का सर्वेंट है, वो प्राइवेट ट्रेड में जो है इंडल्ज नहीं करेगा। प्राइवेट ट्रेड मतलब उस वक्त आपको याद होगा कि जो है ब्रिटिश इंडिया में दस्तक का सिस्टम चलता था, और साथ साथ बहुत सारा मतलब यहाँ से गुड्स आते जाते थे। फिर इंडिया छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। तो ये जो सर्वेंट थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, ये जो है न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ट्रेड करते थे ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये प्राइवेट कैपेसिटी में भी ट्रेडिंग किया करते थे। और साथ साथ ये प्रेजेंट्स और ब्राइब्स जो है नेटिव लोगों से, मतलब इंडियन से लिया करते थे। तो ये इस वजह से काफी करप्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में होने लगा था। तो इसको प्रोहिबिट करने के लिए इस एक्ट में एक फीचर डाला गया कि सर्वेंट जो है, कोई भी कंपनी का अगर सर्वेंट है, तो वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, साथ साथ किसी भी तरह का प्रेजेंट या ब्राइब जो है लोगों से नहीं लेगा। उसके अलावा इसने जो कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो बढ़ा दिया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, आपकी जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ऐसे वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सबसे जो है पावरफुल बॉडी हुआ करती थी, जो सारे डिसीजंस लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया था कि वो अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिविल अफेयर्स हैं, मिलिट्री अफेयर्स हैं और रेवेन्यू अफेयर्स हैं, ये सारी चीजें आपको अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होंगी। तो इससे फाइनली जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बढ़ गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेकेंड फाइनली जो एक्ट आई, ये एक्ट ऑलमोस्ट आपके 1775 से 1780, आप 5-5 साल का देख रहे हैं। उसके बाद 1781 में दूसरी एक्ट आई थी, जिसने मतलब कुछ अमेंडमेंट्स किए थे प्रीवियस एक्ट में, इसीलिए इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा जाता है। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्या क्या फीचर्स है इस एक्ट के? पहला फीचर ये है कि इसने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, 4 मेंबर की जो हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखी थी, उसको एग्जेम्प्ट किया कि उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर कोई भी काम करते हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत। मतलब अगर कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा। जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे जो गवर्नर है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं या फिर गवर्नर हैं, वो किसी भी ऑफिशियल काम के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। यही फीचर इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में भी था कि गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा अगर उन्होंने कोई भी काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है तो। सेकंड, इस एक्ट ने यह भी कहा कि कोई भी रेवेन्यू मैटर या फिर कोई भी मैटर जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। तो फाइनली आप देखिए इस एक्ट में क्या हो रहा है कि इस एक्ट के थ्रू जो जुरिस्डिक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको याद होगा कि कैलकाटा में 1774 में एस्टैब्लिश की जा चुकी है। ये 1774 में एस्टैब्लिश करने के बाद केसेस लिटिगेशन वगैरह हुए होंगे, तो उसी वजह से फाइनली
यहाँ पे जो इस एक्ट ने जो भी क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन आ रहा था उसको सॉल्व किया है, और ये बताया कि सुप्रीम मतलब गवर्नर जनरल के ऊपर कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए लाइबिलिटी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। किसी भी रेवेन्यू मैटर पर या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू मैटर को लेकर के कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो कलकत्ता के सभी निवासियों के ऊपर होगी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भी आपकी पर्सनल लॉ है उनको एडमिनिस्टर करना होगा। मतलब मान लीजिए कोई निवासी हिंदू है तो उसको जो है हिंदू लॉ से गवर्न किया जाएगा, कोई अगर इस मुस्लिम है तो उसको इस्लामिक लॉ से गवर्न किया जाएगा ऑन सिविल मैटर्स। ठीक है, तभी से हम देख रहे हैं कि सिविल कोड अलग अलग है और क्रिमिनल कोड तभी से इंडिया के अंदर एक रहा है। तो सिविल कोड अलग अलग बनाया जाएगा, सिविल लॉज को एडमिनिस्टर करने के लिए उनकी पर्सनल लॉज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके अलावा इस एक्ट ने यह भी कहा कि अपील्स जो है प्रोविंशियल कोर्ट की जो भी अपील्स होती हैं उनको गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ले जाया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। तो छोटे छोटे जो है प्रोविंशियल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था बहुत सारे एरियाज में आपके कॉर्नवालिस जी के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसकी जो अपील्स थी ये सुप्रीम कोर्ट जाती थी। तो इसको अमेंड करके कहा गया कि जो अपील्स प्रोविंशियल कोर्ट की हैं वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद पांचवा जो इसमें फीचर ऐड किया गया वो ये था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है, ये रेगुलेशंस को फ्रेम करेगा रिगार्डिंग द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड मतलब जो भी प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको मुद्दा है उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उसके प्रोसीजर्स को सेट करेगा। देखिए प्रोविंशियल कोर्ट बेसिकली जो है इस ये आपके जो डिविजन एसडीएम मतलब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स होते थे उनके अंडर में ये एक्ट करती थी, और उस वक्त आपको पता होगा कि जुडिशियल और रेवेन्यू मैटर्स दोनों एक ही जो कंपनी का सर्वेंट है वो संभालते थे, तो उसी को हम प्रोविंशियल कोर्ट बोलते हैं। तो प्रोविंशियल कोर्ट क्योंकि एक सिविल सर्वेंट देख रहा है तो उसके कोई भी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए रेवेन्यू के मैटर को सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया है, तो रेवेन्यू के मैटर्स ज्यादातर प्रोविंशियल कोर्ट्स में आते थे। अब इनकी कोई भी अगर अपील होगी तो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी, और इनका जो भी रेगुलेशन होगा वो जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस अब देखते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये जो है आपकी 1773 वाली जो एक्ट थी उसके बाद ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसमें जो है अब थोड़ी सी चीजें डिस्टिंग्विश मतलब चेंज हुई है स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। तो आपने पिछले वाली एक्ट में मतलब 1773 की एक्ट में देखा था कि जो बोर्ड ऑफ मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक दबाव था वो बढ़ गया था, क्योंकि उनको अपने जो फंक्शंस थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने थे। अब ये जो एक्ट आई आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसने एक बहुत बड़ा चेंज किया था। इसने जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे कंपनी के वो अलग अलग कर दिए थे, सेपरेट कर दिए थे। उन्होंने बताया था पॉलिटिकल फंक्शंस कौन से हैं और कॉमर्शियल फंक्शंस कौन से हैं। पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक अलग बॉडी बनाई थी और कॉमर्शियल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक अलग बॉडी थी। तो बेसिकली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये कॉमर्शियल फंक्शन को देखेंगे, तो आप जो है सी से याद रखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये जो है कॉमर्शियल फंक्शंस को देखेंगे, जबकि ये जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं इनको ओवरलुक करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम की एक जो है दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ना कि डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक दूसरी बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी। तो इस तरह से जो कंपनी के अफेयर्स हैं दो अलग अलग मतलब एक तरह से दो अलग अलग मास्टर्स थे कंपनी के सर्वेंट के लिए। अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उसके लिए जो भी जितनी भी प्रोसीडिंग्स आएंगी, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से आएंगे, और अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना है तो जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आएंगे। तो एक सर्वेंट के ऊपर दो मास्टर हो गए एक तरह से, इसीलिए इसको हम डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बोलते हैं। तो इसी को जो है डबल गवर्नमेंट बोला जाता है या डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है। कुछ जगह आप इसको एक डुअल गवर्नमेंट लिखा देखेंगे। तो डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट का मतलब है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस को ओवरलुक करेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कमर्शियल फंक्शंस को कंपनी के कंट्रोल करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक पावर दी गई थी कि ये
सुपरवाइज कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं उन सभी ऑपरेशंस को सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट के या फिर रेवेन्यू के, जो उन एरियाज को लेकर के जो कि ब्रिटिश पोजीशंस हैं इन इंडिया। तो यहाँ पे एक और आप चेंज देख सकते हैं कि इन मतलब जो कंपनी ने जो भी पॉलिटिकल एंटिटीज हासिल की थी उनको फाइनली इस एक्ट के तहत ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया। इसका मतलब ये था कि क्लियरली इस एक्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ब्रिटिश पोजेशंस को फॉर किंग होल्ड करती है। तो ये बेसिकली ब्रिटिश पोजेशंस हैं एंड इसको फॉर किंग या क्वीन जो है होल्ड किया जाता है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये एडमिनिस्टर जो है बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किए जाते हैं। तो ये दो जो है बड़े चेंजेस हैं जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आए थे। आगे बढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपका आएगा 10 साल के बाद 1793 के आसपास आपका चार्टर एक्ट आया है। चार्टर एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं? तो चार्टर एक्ट बेसिकली ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर्स बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था। इसने काफी सारी ओवरराइडिंग पावर्स दी कॉर्नवालिस को और उनकी काउंसिल के ऊपर इनको जो है पावर्स दी गई थी। याद होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि सेटअप की गई है 1773 के द्वारा। तो जो भी गवर्नर जनरल को जो भी डिसीजंस लेने होते थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहमति के साथ लिए जाते थे। अब इसमें जो है गवर्नर को उस वक्त ओवरराइडिंग पावर नहीं थी। मान लीजिए काउंसिल ने कुछ बोला और बोला, उसको गवर्नर ओवरराइड नहीं कर सकता था। तो 1793 की जो एक्ट है इसने ओवरराइडिंग पावर दे दी, मतलब काउंसिल की जो भी डिसीजन आया है उसको ओवरराइड करके उसको ओवरलुक करते हुए गवर्नर जनरल कोई नया डिसीजन भी कॉपी फॉलो अप कर सकता है। और ये जो है सभी को दिया गया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेकर के आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल्स के लिए ये जो है एक्सटेंशन किया गया था, और जितने भी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हैं सबके लिए हुआ था, ये गवर्नर जनरल के लिए भी और गवर्नर्स के लिए भी। दूसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर मिल रही है। तो ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। सेंट्रलाइज्ड काफी मतलब पावर एक पर्टिकुलर जो सेंटर हेड है जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनके हाथ में काफी सारी पावर जो है एक्यूमुलेट हो गई, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर्स आ गई हैं और ज्यादा कंट्रोल आ गया है इनको। जो भी गवर्नमेंट इनके सबऑर्डिनेट थी प्रेसिडेंसीज की, बोर्ड ऑफ बॉम्बे और बोर्ड ऑफ मद्रास, इनकी जो भी गवर्नमेंट्स थी इनके ऊपर जो है ओवरराइटिंग पावर्स, बहुत ज्यादा पावर्स गवर्नर जनरल की आ चुकी थी। उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये, और क्लॉज कहता है कि इस जो पर्टिकुलर चार्टर एक्ट है इसने ट्रेड मोनोपोली को कंपनी की एक्सटेंड किया अगले 20 साल के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बाई 1793 ब्रिटेन के अंदर एक दबाव पड़ने लगा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि काफी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, तो यहाँ से जो सर्वेंट्स आते थे काफी पैसा कमा के लेके जाते थे। तो इस वजह से एक जो दबाव था कंपनी के ये पड़ने लगा था कि अब कंपनी जो है अकेले अकेले क्यों खाए, बाकी जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको भी शेयर मिलना चाहिए इंडिया जैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर के जो एक परपेचुटी वाली लिमिट थी वो हटा दी थी, और फाइनली ये सीधे सीधे चॉकआउट कर दिया था कि अब जो ट्रेड मोनोपोली होगी कंपनी की इंडिया के अंदर वो केवल अगले 20 साल तक रहेगी। उसके बाद शायद एक इसे कायस लगाए जा सकते कि शायद जो है ओपन किया जा सकता है इंडियन मार्केट को बाकी कॉमर्शियल एंटिटीज के लिए। उसके साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का वो ये है कि कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। मतलब कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उससे हटा दिया था। तब तक नहीं होगा अगर उसको जो है अपॉइंट ना किया जाए, मतलब अगर उसको अपॉइंट किया है गवर्नर ने तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा हो सकता है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल का हिस्सा नहीं होगा। उसके साथ साथ एक और जो फीचर है वो ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनका जो स्टाफ है उनको अब इंडियन रेवेन्यूज के द्वारा पे किया जाएगा। इसी को जो है हम बाद में होम चार्जेस बोलते थे। ठीक है, होम चार्जेस आपने सुने होंगे, ब्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी में होम चार्जेस की जिक्र किया गया था। तो ये चार्टर एक्ट 1793 से आया है और आपने अपना ये हिस्ट्री के लेसन्स में याद किया होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनका जो स्टाफ था ये सारे कहाँ पर है? ये ब्रिटेन में स्थित है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया के अंदर नहीं था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में था। ब्रिटेन से वो जो है इंडिया को सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो करते थे,
और यहाँ पे गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो डिसीजंस थे उनको इम्प्लीमेंट किया करते थे। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में स्थित है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो और वो खुद और उनका जो भी स्टाफ होगा उसकी सारी जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएगी और इसको चार्ज किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ होम चार्जेस, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा ब्रिटेन को दिया जाता था। हम मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंडिया को मैनेज करने के लिए इंडिया के ही रेवेन्यू से एक तरह से मतलब आक्रांता भी के को जो है जो सैलरी दी जा रही थी वो इंडियन रेवेन्यू से ही दी जा रही थी। तो ये एक बड़ा जो है चेंज आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। फाइनली अब फिर 10 साल के बाद आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो हमने कहाँ से देखा, 1773 से देखा, फिर 10 साल ऑलमोस्ट 1783 में होते हैं तो 1784 एक और जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर 17 एक माइनस कर देंगे तो 1793 और उसके बाद 1813। ठीक है, तो 10-10 साल का हो रहा है, ये यहाँ पे एक साल ज्यादा था तो एक साल इधर कम हो गया। इस तरह से मैंने याद किया था, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे याद कर सकते हैं क्योंकि मैं भूल जाती थी ईयर्स को। एनीवेज, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो फीचर क्या थे इस एक्ट के? इस एक्ट ने जो ट्रेड मोनोपोली थी, आपको याद होगा हमने 20 साल की बात की थी कि ट्रेड मोनोपोली 20 साल तक लगेगी, तो 20 साल से पहले ही 10 साल में ट्रेड मोनोपोली जो है सॉरी ये 20 ईयर्स के 10 साल के बाद हुआ है ना, 20 साल के बाद हुआ है, सॉरी 20 ईयर्स, यहाँ पे 20 ईयर्स आ रहे हैं ये। तो आपको याद होगा 1793 में 20 साल की बात की गई थी कि 20 साल के बाद ट्रेड मोनोपोली खत्म हो सकती है, तो फाइनली वो 20 साल के बाद ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई है और इंडिया का जो ट्रेड है अब सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया था। तो रेलवेज वगैरह जो है, रेलवेज इसी के बाद आए थे, रेलवेज, फिर प्राइवेट जो इंडिगो प्रोड्यूसर्स थे, इस तरह के सारे जो बिजनेसमैन थे अब वो इंडिया में एज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इंडिया में इन्वेस्ट करने आने लगे थे क्योंकि ट्रेड मोनोपोली कंपनी की फिनिश ऑफ कर दी गई थी इंडिया से। उसके साथ साथ इस चार्टर एक्ट ने ये भी एजर्ट किया था कि सोवरेनिटी जो है वो ब्रिटिश क्राउन की रहेगी। जो भी पोजेशंस हैं कंपनी के पास पोजेशंस हैं पॉलिटिकल, बट ये जो टेरिटरीज हैं इनकी ऊपर जो सोवरेनिटी है वो ब्रिटिश क्राउन की होगी। मतलब कि कंपनी एक तरह से सिर्फ मैनेज कर रही है फॉर द क्राउन, एक क्राउन के मैनेजर के रूप में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की मैनेजर के रूप में कंपनी काम करेगी इंडिया में, और जो इसकी टेरिटरी के सोवरेन पावर वो ब्रिटिश क्राउन में लाई करती है। तो ये जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने बहुत ही क्लियरली एजर्ट किया था। एक बहुत बड़ा चेंज जो आया था वो हुआ था कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को जो है इंडिया आने की परमिशन दे दी गई थी जिससे कि वो इंडिया में आके इवेंजलाइजेशन कर सके, जिसको एनलाइटनमेंट ऑफ पीपल, मतलब कि जो एक उस टाइम जो है ब्रिटिश मिशनरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते थे। आपको याद होगा रुडयार्ड किपलिंग की एक पोयम थी वाइट मैन्स बर्डन, जहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने जो है इसको काफी रोमांटिसाइज किया था कि हम जो है जो कॉलोनाइज करते हैं हम बेसिकली जाहिलों को नए जो है एनलाइटनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको मार्ग दिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये इस पूरी जो प्रोपेगेंडा है इसको व्हाइट मैन बर्डन बोला गया था और इस जो वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और साथ साथ लोगों को जो इंग्लिश एजुकेशन दे रहे थे, क्राइस्ट में मतलब कन्वर्जन करा रहे थे क्रिश्चियनिटी में, इसको जो है एनलाइटनमेंट ऑफ पीपल एक सही ऐसा टर्म मतलब रोमांटिक सा टर्म बोला गया था, बट बेसिकली ये कन्वर्जन्स के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी गई थी बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके साथ साथ आप देखिए ये क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे तो आप क्रिश्चियन मिशनरीज का एक बहुत बड़ा जो काम क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं, स्पेशली जो येसुआइट की जो वो थे मिशनरीज थे। देखिए येसुआइट्स को पहले जो है निकाल दिया गया था बाई 1700s क्योंकि ये पहले पोर्चुगीज के साथ आए थे, तो येसुआइट्स को निकाल दिया था, उनको जो है इंडिया से एक्सपेल कर दिया गया था। उनकी री एंट्री हुई है इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, जब क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया है इंडिया में आने के लिए। तो येसुआइट्स एक बहुत बड़ा जो काम करते थे वो एजुकेशन का था, वेस्टर्न एजुकेशन करने का वो काम किया करते थे। इंग्लिश स्कूल्स खोलने की जो है परमिशन क्रिश्चियन मिशनरीज को दी गई और इसी वजह से जो है वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड होना शुरू हुआ था इंडिया के इनहेबिटेंट्स में। जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी इंडिया के अंदर उनमें अलाउ किया गया कि ब्रिटिश मिशनरीज आए, क्रिश्चियन मिशनरीज आए फ्रॉम यूरोप, एनी कंट्री ऑफ द यूरोप, और वो आकर के यहाँ पे न केवल प्रचार प्रसार कर सकते हैं धर्म का, बल्कि साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न बेसिस पर एजुकेशन इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूल्स खोलने की इजाजत उनको दी गई थी।
ये पांचवा जो फीचर है इस एक्ट का वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई थी कि वो किसी भी आदमी के ऊपर टैक्सेस इंपोज कर सकती है और वो किसी को भी पनिश कर सकती है अगर किसी ने टैक्स पे नहीं किया तो न केवल टैक्स पे करने की टैक्स जो है ले करने की आजादी दी गई थी बल्कि टैक्स के नॉन पेमेंट के लिए पनिश करने की भी छूट दी गई थी। अब हमने 1813 का देखा, अब अगेन 20 साल के बाद देख लीजिए 1833। तो 1813 से पहले हम 10 ईयर्स देख रहे थे, अब 20 ईयर्स हो गया है। 1833 में नई एक्ट आई, इसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये जो एक्ट थी इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कन्वर्ट कर दिया था। तो आपको याद होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी एक्ट से हुए थे, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कौन सी एक्ट से आई थी। जल्दी से एक वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। ठीक है, तो आप पहले जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स से, याद होगा आपको, ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बट ऑल्दो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बाय एक्ट ऑफ 1813 हमने देखा था किस तरह, सॉरी एक्ट ऑफ 1793 हमने देखा था कि किस तरह से जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा जो है एक पर्सन के अंदर आ चुकी थी। तो बाई 1833 क्योंकि अब ब्रिटेन ने बहुत सारी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था और बंगाल के बियॉन्ड भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इस वजह से जो नाम है नोमेनक्लेचर चेंज करके इसका जो नाम है वो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो बाई एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज कॉल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एज सच उनको जो है सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स भी दी गई थी, ठीक है। तो अब जो सबसे ये जो एक्ट है इससे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो चुका है अथॉरिटी का, और इनको जो भी ब्रिटिश अथॉरिटी है, जो भी टेरिटोरियल एरिया पॉजेस किया जा रहा था ब्रिटिश इंडिया का, उसका जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ब्रिटिश एरियाज ऑफ ऑल, एक मिनट, तो ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज, जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उन सबके जो है उन सबके ऊपर इनका स्वामित्व आ गया था और इनको जो है सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स ग्रांट की गई थी। पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमने अभी देखा वॉरेन हेस्टिंग्स थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने इस एक्ट के साथ जो भी गवर्नर बॉम्बे और मद्रास के हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, मतलब कि जो लॉ मेकिंग पावर थी, उसको खत्म कर दिया था। तो अब यहाँ पे चरम सीमा है सेंट्रलाइजेशन की, सेंट्रलाइजिंग। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, उसके पास सारी जो है लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो पूरे ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है। तो गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास के जो अपने अपने एरियाज के लिए लॉ बनाते थे उनकी ये पावर, लॉ मेकिंग पावर को खत्म कर दिया गया था और साथ साथ उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो उनको उनसे ले ली गई थी। इस एक्ट के साथ ये भी कहा गया कि इससे पहले की जितनी भी एक्ट थी, मतलब कि एक्ट ऑफ 1813, 1793, फिर 1784 और उसके साथ साथ 1733, इन सबको रेगुलेशंस कहा गया, ठीक है। तो इसने बोला कि इससे पहले वाली जितनी भी एक्ट थी उनको रेगुलेशन बोला जाएगा और इस एक्ट के तहत जो लेजिस्लेटिव एक्ट बनाई जाएंगी, इस एक्ट से, मतलब ये एक्ट देखिए ब्रिटेन में जो है अप्लाई हुई है, ब्रिटेन में लागू हुई है। अब इस एक्ट के थ्रू तहत लेजिस्लेटिव पावर मिली है ब्रिटेन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फॉर ऑल दी ब्रिटिश टेरिटरीज। इससे पहले वाली एक्ट के तहत बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो अपने एरिया के लिए लॉ बना सकते थे, मद्रास के गवर्नर्स अपने एरिया के लिए लॉ बना सकते थे। तो इन इससे पहले जो भी लॉ बनाई गई थी बॉम्बे में, मद्रास में या कहीं और, उनको जो है रेगुलेशंस कहा गया। अब इस एक्ट के तहत जितनी भी लॉ बनाई जाएंगी उनको एक्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जितनी भी लॉ बनेगी उनको एक्ट कहा जाएगा और पहले वाली जो लॉज होंगी उनको रेगुलेशंस कहा जाएगा। चार्टर ऑफ 1833, इसने एक सिस्टम जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसने कोशिश की थी कि ओपन कर दिया जाए कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स का, और साथ साथ ये भी कहा था कि इंडियंस को डिबार नहीं करना चाहिए कि उनको कोई ऑफिस या प्लेस या फिर
मतलब उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट कंपनी के अंदर लेने से बाहर नहीं करना चाहिए। तो फाइनली इस एक्ट में कहीं ना कहीं डिमांड जो कि एक जो हमारी मिडिल क्लास वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया की जो डिमांड थी उस वक्त कि हमें भी पार्टिसिपेट करने देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उस डिमांड को सुनते हुए ये कोशिश की गई थी कि ओपन कंपटीशन हो सके सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए और इंडियंस उसमें डिबार ना हो, इंडियंस को भी एम्प्लॉयमेंट करने का हक दिया जाए। इससे पहले क्या हुआ करता था, अप टू 1833 जो भी सिविल सर्वेंट हुआ करते थे उनको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये सिलेक्ट करके भेजता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में मतलब ये एलिगेशंस लगाए गए थे ब्रिटेन में कि ये काफी ज्यादा करप्शन करते हैं और सिविल सर्वेंट्स को हायर करने के नाम पे जो है ब्राइबरी ली जाती है। तो क्योंकि ये नॉमिनीज होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, तो इसी वजह से जो है इस सिस्टम को खत्म करने के लिए अटेम्प्ट किया था कि सिविल सर्वेंट्स का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा क्लीन किया जाए और एक ओपन कंपटीशन किया जाए सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए। साथ साथ इंडियंस को भी इसमें ओपन, क्योंकि अब ओपन अगर कंपटीशन होगा तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इंडियंस को भी अप्लाई करने की छूट देने की बात की गई थी। बट इसमें काफी ज्यादा जो है ऑपोजिशन आया था, स्पेसिफिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो फिर भी कम करता था इंटरफेरेंस, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करता था सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन के वक्त, और उनको नॉमिनेट करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बड़ी संख्या में सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट करके भेजते थे। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर इनकी ये जो सिलेक्शन पावर है इसकी अथॉरिटी चली जाएगी तो इनको बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला था। तो इधर से इनके पास से ऑपोजिशन आया था जिस वजह से ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं हो पाया, तो ये नॉन एप्लीकेबल था, इट वॉज नॉट एबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रही। अब 20 साल बाद फिर देख लीजिए तो 1853 की नई एक्ट आएगी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट है चार्टर एक्ट की जिसको ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने 1793 से 1853 के बीच में बनाया है, और ये काफी सिग्निफिकेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है एक्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें, सबसे पहला 1733 से हमने देखा है कि अभी जो काउंसिल है गवर्नर जनरल की, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें अभी कोई चेंज नहीं आया था, 4 मेंबर थे। इस एक्ट के तहत मतलब इतने सारे सालों के बाद अल्टीमेटली बाई एक्ट ऑफ 1853 6 नए मेंबर्स जो है ऐड किए गए और ये लेजिस्लेटिव काउंसलर थे। तो अभी पिछले एक्ट में आपने क्या देखा, 1833 में लेजिस्लेशन की जो पावर थी बॉम्बे और मद्रास से हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। ठीक है, लेजिस्लेशन की पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। अब आपको याद होगा कि 1733 से जो काउंसिल बनी थी 4 मेंबर की, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मतलब कि वो एग्जीक्यूटिव काम करती थी, वो लेजिस्लेटिव काम नहीं करती थी। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव काम को अलग करने के लिए और लेजिस्लेटिव काम को अलग करने के लिए 6 नए मेंबर ऐड किए गए थे, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे, मतलब कि ये अगर कोई लॉ बनाई जाएगी तो इन 6 लोगों की मदद ली जाएगी। ये जो सेपरेट गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इसका नाम दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब देखिए गवर्नर जनरल के पास 2 काउंसिल्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कैरी आउट करेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरी जो है लीगल फंक्शंस को कैरी ऑन करेगी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें तो इसमें 6 मेंबर्स हैं, और इसका जो दूसरा नाम आया वो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम होगा। साथ साथ पिछले एक्ट में हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ओपन किया जाए कंपटीशन को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक बहुत ज्यादा जो है वो आया था, प्रेशर आया था और ऑपोजिशन आया था। फाइनली उस वक्त ये लागू नहीं हो पाया, बट जो वहाँ पे जो एक पब्लिक ओपिनियन थी वो बहुत ज्यादा इस बारे में टिल्ट कर रही थी कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए। तो फाइनली उस डिमांड को अब जो है एनफोर्स किया गया है 1853 की एक्ट में। तो बहुत अगेन एक बड़ा लैंडमार्क है, इसने जो है ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू कर दिया था फॉर सिलेक्शन ऑफ एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो अब कोई भी सिविल सर्वेंट का अगर रिक्रूटमेंट होगा तो वो कंपटीशन के बेसिस पर होगा, और किसी भी तरह की कोई भी जो मतलब पहले काम चल रहे थे वो लागू नहीं होंगे।
और इसको जो है कॉर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज नाम दिया गया। तो ये जो आपकी कॉर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज थी, ये जो है इंडियंस के लिए भी खोली गई थी। तो बहुत एक महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज फाइनली 1853 की एक्ट के तहत खोली गई, और इसी वजह से एक मैकुले कमेटी का जो है गठन किया गया था, जो कि 1854 में अपॉइंट की गई थी। इस कमेटी का दूसरा नाम है इंडियन कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इंडियन कमेटी, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, मैकुले कमेटी का गठन हुआ था। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सिविल सर्विसेज को ओपन किया गया है और इंडियंस के लिए भी खोला गया है। अब इंडियंस के लिए क्या एज होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उस सब के गठन के लिए मैकुले कमेटी का गठन किया गया था। क्योंकि उस वक्त तक एक जो क्वेश्चन था कि ब्रिटिश जो है मतलब वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए या फिर इंडियन तरह से एजुकेट किया जाए, तो ये जो है उस वक्त तक काफी ओरिएंटलिस्ट और वेस्टर्नर्स के बीच में एक तनाव चल रहा था, और एक मतलब पहुंच नहीं पा रहे थे कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए इंडिया के अंदर। तो मैकुले कमेटी ने फाइनली जो है ये बता दिया था कि हम जो है वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसके बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। नेक्स्ट आपका है it extended the company's rule and allowed its possessions of Indian territories on the trust for British Crown। तो अभी देखिए तलवार लटक रही है, और फाइनली अगेन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है पोजेशंस, टेरिटोरियल जो पोजेशन थे वो कैरी ऑन करने दिए गए, बट ये जो है ब्रिटिश क्राउन के लिए कैरी ऑन करेगी। साथ साथ पहली बार इस एक्ट के तहत लोकल रिप्रेजेंटेशन आया है इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये जो हमने 6 मेंबर्स की बात की है, तो इस 6 मेंबर में लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, और अकॉर्डिंगली टोटल 6 मेंबर है। 6 में से 4 मेंबर्स जो है अपॉइंट किए जाएंगे बाई लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। मतलब एक एक मेंबर इन जगहों से आएगा। 4 मेंबर्स जो है लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये जो है आपका चेंजेस आया है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। अब आपको पता है कि 1857 में जो है 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े। बहुत ही बड़ी पॉपुलर अपराइजिंग थी, जिससे जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट के होश उड़ गए थे, और फाइनली जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जब ये रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया सर्वेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन में इंडल्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसमिस करके डायरेक्टली आफ्टर दी 1857 को क्वेल करने के बाद, क्रांति को बुझाने के बाद, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था। तो अब क्राउन का रूल है 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, अब कंपनी का रूल डिसमिस कर दिया गया है। सबसे पहली जो एक्ट आई, उस एक्ट ने जो भी अभी तक पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए हैं उनको खत्म करने का काम किया, और इस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको जो पॉपुलरली कहा गया वो इस एक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एक्ट ऑफ 1858। इसके क्या फीचर हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फीचर है कि इंडिया अब से डायरेक्टली गवर्न होगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। तो क्वीन के नाम पे अब इंडिया को गवर्न किया जाएगा। क्वीन कौन सी थी उस वक्त? एलिजाबेथ फर्स्ट जो है क्वीन हुआ करती थी। डायरेक्टली उनके नाम पे इंडिया को अब गवर्न किया जाएगा। दूसरा जो फीचर था इस एक्ट के साथ साथ, अब आपको याद होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे बाई 1853, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो इनको जो है चेंज करके इनका नाम वाइस रॉय कर दिया गया। तो अब देखिए, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल फाइनली जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट हुए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है कन्वर्ट हुए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, और बाई एक्ट ऑफ 1858 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है कन्वर्ट हो गए वाइस रॉय में। तो बस ये नाम का चेंज हुआ है और अथॉरिटी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। गवर्नर ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे 1773 की एक्ट से। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, और उसकी उसी तरह से अगर हम बात करें इसकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये जो है आपके हुए थे अपॉइंट बाय द एक्ट ऑफ
ये आप बताएंगे। पिछले वाले में मैंने ये वाला पूछा हुआ था कौन से ईयर में आए हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से ईयर में जो है कन्वर्ट हुए, ये आप बताएंगे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली वाइस रॉय आए हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। ये जो वाइस रॉय है, जिस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोल के जो है रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, इसी तरह से वाइस रॉय जो है रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन के। तो ब्रिटिश क्राउन के ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माने जाएंगे। उस लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वाइस रॉय बने। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। और पहले जो आपके वाइस रॉय हैं वो लॉर्ड कैनिंग है। फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? दूसरा फीचर ये है कि इसने जो सिस्टम ऑफ डबल कंट्रोल था, आपको याद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, जो एक पार्ट देखेगा सिविल फंक्शंस और दूसरा जो है कमर्शियल फंक्शंस, मतलब पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन। ये दो जो है पावर सेंटर्स थे। इन दोनों पावर सेंटर्स को खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। और इसी तरह से डबल गवर्नमेंट का इस एक्ट के साथ साथ डबल गवर्नमेंट भी खत्म कर दी गई है। एक नई पोस्ट अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया। इस ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो है आपके इनके पास पूरी अथॉरिटी होगी और पूरा कंट्रोल होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बेसिकली ये आपके जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के एम्प्लॉय, ब्रिटिश कैबिनेट के एम्प्लॉय हैं, मेंबर हैं, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं। और ये अल्टीमेटली ब्रिटेन के पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि कैबिनेट मेंबर है ना, तो कैबिनेट मेंबर डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम की जैसे हम मिनिस्ट्रियल पोस्ट इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करें, ये एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट या कैबिनेट पोस्ट थी, कैबिनेट पोजीशन थी जिसको क्रिएट किया गया। और कैबिनेट डायरेक्टली वहां पे पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर थे, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए जैसे वहां पे स्टाफ हुआ करता था, यहाँ पे इनको ब्रिटेन के अंदर 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया एडवाइजरी बॉडी दी गई। तो एडवाइस करने के लिए, इनके काम काज करने के लिए, इनको जो है अपने डिसीजन मेकिंग सही करने के लिए 15 नंबर की मेंबर की एक काउंसिल क्रिएट की गई और इसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है, मतलब कि ये जो 15 मेंबर की काउंसिल है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में फॉर्म की गई। तो मतलब कि ये सेपरेट आइडेंटिटी है इसकी, और इसको जो है सू किया जा सकता है, मतलब कि इसके ऊपर जो है कोर्ट केस किया जा सकता है, और इसको ये भी सू कर सकती है, ये भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। तो ये जो आपकी काउंसिल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर, आप जो है कोई भी आप जो है इसके खिलाफ जुरिस्डिक्शन किसी भी कोर्ट का नहीं होगा। बट जो काउंसिल है, एडवाइजरी बॉडी जो है, इसको, ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये सू कर सकती है, और इसको सू भी किया जा सकता है बोथ इंडिया और इंग्लैंड में। अब नेक्स्ट आपकी एक्ट आएगी एक्ट ऑफ 1861। तो 1858 के बाद डायरेक्टली आपकी 1861 में एक्ट आई है। इस एक्ट के साथ साथ अब 1861 तक जो 1857 की क्रांति जो है क्वेल हो गई है। धीरे धीरे अब मांगे उठने लगी थी, बहुत टाइम से ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया में चल रही है। तो अब जो है जो एक इंटेलिजेंसिया थी वो डिमांड करने लगी थी कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं और इंडियंस को जो है एसोसिएट किया जाए लॉ मेकिंग प्रोसेस से। तो इसने जो है शुरुआत की है इंडियंस को एसोसिएट करने की लॉ मेकिंग प्रोसेस में। पहला इस एक्ट ने प्रोवाइड किया कि वाइसरॉय जो है कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो याद होगा आपको 6 मेंबर की जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी, ये काउंसिल एक्सपेंड की गई और इस एक्सपेंडेड काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है कुछ नॉमिनेट किए जाएंगे जो कि इंडियंस होंगे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट को यूज करते हुए, सॉरी ये वाइसरॉय हुआ करते थे, तो इन्होंने इस एक्ट के तहत 3 इंडियंस को जो है नॉमिनेट किया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये 3 इंडियंस कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, ये 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था। अब
ये जो आपका 1853 तक काफी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो चुका था पावर का, अब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन 1861 से होना शुरू होगा। तो जो प्रोसेस था डिसेंट्रलाइजेशन का वो शुरू हुआ, और जो लेजिस्लेटिव पावर आपको याद होगी कि जो ले ली गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, कौन सी एक्ट से ली गई थी? 1833 के एक्ट से जो आपकी पावर्स थी, लॉ मेकिंग पावर्स, बॉम्बे की और मद्रास की जो खत्म कर दी गई थी, उनको वापस किया गया। ठीक है, अब लेजिस्लेशन जो गवर्नर ऑफ मतलब जो भी आपके मद्रास हैं और बॉम्बे हैं, ये अपने एरियाज के लिए अब लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला, इस एक्ट ने जो है कि और फीचर्स क्या है कि इसने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप की थी बंगाल के लिए। तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी। वाइसरॉय की जो है सेंट्रल हो गई। वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सेंट्रल है, वो जो लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। और जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप की गई, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और पंजाब में। मद्रास और बॉम्बे में पहले ही एग्जिस्ट करती थी। उसके अलावा 3 जगह और आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेट किया गया, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और पंजाब में, जिनको 1862 में, 1886 में और 1897 में सेटअप किया गया है। उसके साथ साथ इसने वाइसरॉय को एम्पावर किया था कि वाइसरॉय कोई भी रूल और ऑर्डर बना सकते हैं फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन दी काउंसिल। आपने जो है इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास पावर है कि वो कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए, पार्लियामेंट के कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए लॉ बना सकते हैं या रूल बना सकते हैं या कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं। लॉ नहीं, सॉरी, रूल्स और ऑर्डर्स बना सकते हैं। यही चीज, यही पावर जो है वाइसरॉय के पास भी थी। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम सही से हो, इसलिए वाइसरॉय अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते थे, ऑर्डर्स बना सकते थे, जिससे कि जो भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस का, मतलब जो भी काम काज हो रहा है काउंसिल का, वो बेहतर तरीके से हो सके। उसके साथ साथ आप, क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंट बिजनेस करना है आपको, तो बेस्ट वे क्या होता है कि आप जो है स्पेशलाइजेशन कर दें वर्क का, वर्क को अलग अलग लोगों में बांट दें और सबको जो है आप कुछ कुछ काम दे दें। तो इसी रूल, इसी को फॉलो करते हुए, ये जो पावर टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स है, इसी को फॉलो करते हुए पोर्टफोलियो का सिस्टम जो है ये फॉर्मुलेट किया गया था, और ये, सॉरी, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो पोर्टफोलियो का सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, उसको जो है रिकॉग्निशन मिली है इस इसके थ्रू। ये एम्पावर जो किया गया है ना वाइसरॉय को, वाइसरॉय ने पहले ही अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ कुछ फंक्शंस कुछ कुछ लोगों के बीच में बांट दिए थे। इसको जो है रिकॉग्निशन मिली है बाय पोर्टफोलियो सिस्टम, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसको रिकॉग्निशन मिली है बाय एक्ट ऑफ 1861। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो वाइसरॉय को जो है एक पावर दी गई थी कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से बात किए बिना वाइसरॉय ऑर्डिनेंसेस को इश्यू कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए उस वक्त, क्योंकि ये ब्रिटेन जो है इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था, तो कहीं पे भी म्यूटनी हो सकती है, कहीं पे भी जो है, क्योंकि 1858 में 1857 में म्यूटनी हो चुकी है। तो इस तरह की कोई भी अपराइजिंग होती है, और बीच में 1861 के आसपास बहुत सारी ट्राइबल अपराइजिंग्स और लोकल अपराइजिंग्स चल रही थी। तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं और इसको मैनेज करने के लिए पावर्स चाहिए होती हैं। तो वाइसरॉय को एम्पावर किया गया कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उससे डील करने के लिए वाइसरॉय ऑर्डिनेंसेस को इश्यू कर सकते हैं विदाउट आस्किंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट लाइफ जो होगी इस ऐसी ऑर्डिनेंस की, वो केवल 6 महीने की होगी। 6 महीने के बाद, जैसे अभी भी हमारी ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है वो 6 महीने होती है, 6 महीने के भीतर पार्लियामेंट से कंकरेंस लेना पड़ता है। सिमिलरली 6 महीने के बाद जो है ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर उसको लॉ में तब्दील करना है तो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ कंकर करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसके ऊपर ठप्पा लगाना पड़ेगा। ये आपका एक्ट ऑफ 1861 ने स्टैब्लिश किया है। अब काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया, ऑलमोस्ट 30 साल के बाद, 31 साल के बाद। 1892 तक आपको पता होगा कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फॉर्म हो चुकी थी, और अब दबाव आ रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि वो जो है अब अपनी एक्टिविटीज को, मतलब जो एक पावर है इंडियंस को, वो बढ़ाएं एडमिनिस्ट्रेशन में। और क्योंकि उस वक्त तक जो कांग्रेस है उसके अंदर मॉडरेट्स थे, तो मॉडरेट्स को लुभाने के लिए
ये एक्ट जो है फॉर्म की गई थी, फॉर्मुलेट की गई थी। क्या क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के? पहला फीचर ये है कि इस एक्ट ने नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में बढ़ा दिए। तो जो भी हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स थे वो काफी अभी तक लिमिटेड थे ना, 10 के आसपास मेंबर्स थे, इनको एक्सपेंड किया गया। तो एक्सपेंशन हुआ है सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों जगह की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। बट जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो रिटेन्ड है। आपको पता होगा कि कुछ लोग ऑफिशियल नॉमिनेट किए जाते थे वाइस रॉय के द्वारा, और कुछ जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है ये मतलब सेलेक्ट किए जाते थे। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर अभी भी सेलेक्ट हो रहे हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, बट जो मेजोरिटी है वो ऑफिशियल मेंबर्स की है। तो मतलब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अभी ग्रांट नहीं की गई है, बट नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए दोनों जगह। उसके साथ साथ जो फंक्शन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो इंक्रीज किए गए, मतलब लॉ मेकिंग पावर इंक्रीज की गई। उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक पावर दी गई थी कि वो अब बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चंस को जो है एड्रेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मतलब बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई, जिसको बहुत ही अच्छे से हमारे जो प्रखर हमारे नेता हैं उन लोगों ने इसको यूज किया था, और बहुत ही सटीक वो क्वेश्चनिंग करते थे। हालांकि एडिशनल क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं थी, बट डिस्कशन ऑफ बजट अलाउ किया गया, और वो कुछ क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते थे अबाउट दी बजट। तीसरा जो इसमें फीचर दिया गया है वो ये है कि नॉमिनेशंस जो है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर का होगा। तो ये यहाँ पे कहा गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट होंगे उनमें से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हो रहे हैं वो वाइसरॉय तभी नॉमिनेट कर सकता है जब उनकी रिकमेंडेशन आए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ मेंबर्स को रिकमेंड करेगा, और ये जो रिकमेंडेशन होगा इसको वाइसरॉय यूज करके फिर इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में का हिस्सा बना सकता है। ये जो आपके गवर्नर की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो नॉमिनेशंस आएंगे, रिकमेंडेशंस आएंगे, तो प्रोविंशियल जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये रिकमेंडेशन देगा आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो आएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्शन की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो अब आपको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इनको ये पावर दी गई है कि ये रिकमेंड कर सकते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री के लिए। तो ये जो एक्ट है इसने एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन किया इलेक्शंस को यूज करने का, तो यहाँ से इलेक्शन के थ्रू आएगा। तो इस तरह से एक्ट ने एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पहली बार इलेक्शन जो है इनडायरेक्टली कौन से एक्ट में आया है, तो वो काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के तहत आया है। ये जो नॉन ऑफिशियल सीट्स हैं इनको फिल करने के लिए एक इनडायरेक्टली इलेक्शन का मेथड यूज किया गया है। फाइनली अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। बाई 1909 यहाँ पे जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है बहुत ही एक मजबूत बॉडी के रूप में बन चुकी थी। उसके साथ साथ और बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता वगैरह हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे। जैसे सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी, और बहुत सारे इसमें अब एक्सट्रीमिस्ट नेता भी आ चुके हैं। एक्सट्रीमिज्म जो है फैलने लगा है, तो एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करने के लिए 1909 की जो है एक्ट को लाया गया था, और साथ साथ जो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट हो रही थी उसके बीच में डेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। बहुत ही बड़ा एक्ट है, और इस एक्ट से जो है कम्युनलिज्म की इंडिया के अंदर शुरुआत डाली गई है। कम्युनलिज्म का जो बीज है इस एक्ट से आए हैं। ये जो फीचर है इस एक्ट का ये है कि जो साइज है लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये इंक्रीज किया गया, सेंटर में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। नंबर ऑफ मेंबर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे वो 16 से बढ़ा करके 60 कर दिए गए थे। तो पिछले एक्ट में 10 से 16 किए गए थे, अब 16 से बढ़ा के सीधे सीधे 60 कर दिए गए। बहुत अच्छी बात है, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्योंकि सब जगह अलग अलग प्रोविंसेस हैं, तो इसके अंदर जो नंबर था वो यूनिफॉर्म नहीं था, एक बहुत बड़ी बात।
दूसरी चीज, जो ऑफिशियल मेजोरिटी है अभी भी रिटेन कर रखी है। ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिटेन्ड है, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब ऑफिशियल मेजोरिटी को गिव अप कर दिया गया है और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकती है। तो ये बड़ा फीचर है। उसके साथ साथ जब डेलिबरेटिव फंक्शन है, मतलब कि जो क्वेश्चनिंग पावर है, वो बढ़ा दी गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल की दोनों लेवल्स पर, सेंट्रल लेवल पर भी और आपका जो प्रोविंशियल लेवल है उस पर भी। अब जो है एडिशनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बजट में और एक्सपेंसेस के ऊपर जो है क्वेश्चनिंग की जा सकती है। पहली बार एसोसिएट करना शुरू किया इंडियंस को इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। तो आपको याद होगा कि दो तरह की काउंसिल बननी शुरू हो गई थी, गवर्नर की या वाइसरॉय की। एक आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन हमने देख ही लिया था। 18 जो पिछली एक्ट है आपकी 1892 की, उसके तहत जो है मेंबर्स नॉन ऑफिशियल आ रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है। फ्रॉम 1773 अप टू 1909 एक भी मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इस एक्ट ने पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एंट्री दी, और पहला ही इंडियन जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, और ये लॉ मेंबर के रूप में इनको ऐड किया गया था। तो ही वॉज ए लॉ मेंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो इसका बड़ा फीचर है इस एक्ट का, जिस जिस वजह से ये एक्ट जानी जाती है, वो है कि इस एक्ट ने सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया फॉर मुस्लिम्स। इन्होंने जो है एक एक्सेप्ट किया एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स नॉन ऑफिशियल चुन के आ रहे हैं, उनको जो है इलेक्ट करने के लिए एक सेपरेट जो है कुछ इलेक्टोरेट्स को जो है रिजर्व कर दिया जाएगा। और ये जो रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स होंगे, यहाँ पे केवल वही लोग को वोटिंग राइट होगा जो कि मुस्लिम्स होंगे, और केवल जो है एक मुस्लिम को नॉमिनेट यहाँ से मुस्लिम जो है चुन के आएगा। अभी क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहाँ से SC ST की पॉपुलेशन चुन के आती है, बट जो लोग वोटिंग करते हैं वो सभी लोग होते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल वोटिंग होती है। बट ये जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम है, इसके तहत जो लोग वोटिंग कर रहे हैं वो भी मुस्लिम हैं, और जो मेंबर चुन के आ रहा है वो भी मुस्लिम है। इसका मतलब ये हुआ कि इन एरियाज में क्या होगा कि जो मेजॉरिटी जो दूसरी कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को ओवरलुक किया जा सकता है, और यहीं से बीच जो है कम्युनलिज्म के बड़े पड़े हैं, क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोट्स यहाँ पे जो खड़े हो रहे हैं, जो कॉन्टेस्टेंट हैं वो भी मुस्लिम हैं, जो वोटर्स हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा कि एक डिफरेंसेस क्रिएट होने लगेंगे। अब हिंदू मुस्लिम अस वर्सेस देम की जो मेंटालिटी है वो क्रिएट हो जाएगी, और एक जो है मुस्लिम्स के अंदर एक चीज जो है कूट कूट करके डाली जाएगी कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इंडियंस जो बाकी हिंदू इंडियंस हैं उनके इंटरेस्ट से अलग हैं। यहाँ इससे पहले मुस्लिम्स का ये कहना नहीं था कि उनके इंटरेस्ट और हिंदूज के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। इस एक्ट के बाद एक तरह से उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके इंटरेस्ट और हिंदूज के इंटरेस्ट टोटली ऑपोजिट हैं, इसीलिए उनको जो है एक अलग रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको जो है अलग पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। इसके अलावा इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का है सिस्टम है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, ये प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस तक में डाला गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, यूनिवर्सिटीज में, जमींदार्स में, सभी में जो है एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम डाला गया, जहां से कम्युनलिज्म की जो है शुरुआत नींव पड़ी है। तो इसीलिए मिंटो मॉर्ले को जो है फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया भी कहा जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, ये 19 में आए हैं। 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया पहली बार कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन है इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए। देखिए 1919 में ऐसा जो है क्यों आया था, इस तरह का जो भी इनकी तरफ से डिक्लेरेशन आया है वो इसलिए आया है क्योंकि जो हमारी एक्सट्रीमिस्ट की जो भी एक्सट्रीमिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 1916 में। आपको याद होगा कि
इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, और मॉडरेट्स को जो है अपनी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए मिलाया था जिससे कि एक्सट्रीमिस्ट को कर्ब किया जा सके। तो अब मॉडरेट्स को जो है थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हैं कि टॉफी देने के लिए या फिर मॉडरेट्स को लुभाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन किया। देखिए 1917 में डिक्लेरेशन किया है, तो 1916 में ये फूट डालने के लिए ही ये डिक्लेरेशन किया गया है। 1916 में उनसे मतलब बैकडोर से ये बातें जो है कन्वे की गई थी, और फाइनली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिक्लेयर भी किया कि हम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे इंडिया में। और इस मतलब ये जो एक्ट है, इसी एक्ट को बनाया गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के फॉर्म में। इसमें क्या क्या फीचर्स आए हैं, तो कुछ भी ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा जो है कुछ भी मिला नहीं है इंडियंस को। इसने जो है सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा सा प्रोविंसेस के ऊपर रिलैक्स कर दिया है, और सेपरेट सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट सेपरेट कर दिए हैं। मतलब कि जैसे अभी आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 3 अलग अलग लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। इसी तरह से एक्ट ऑफ 1919 ने जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर कम कर दिया है, और अलग जो है आपके डिमार्केट किए हैं सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, इसको केवल जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल डील करेगी। बाकी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, इनको जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करेगी। उसके साथ साथ प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट में। तो अब आप ये देखिए टोटल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल, जिसको एडमिनिस्टर किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और जो आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इनको जो है एडमिनिस्टर किया जाएगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। अब ये जो प्रोविंसेस के द्वारा ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इनको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक आपके जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं ये गवर्नर को बाय द एड ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाएंगे। मिनिस्टर्स की मदद से गवर्नर इनको जो है एडमिनिस्टर करेगा। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर, ये जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर, ये जो है इनको एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है, और ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो एक तरह से प्रोविंसेस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि डुअल स्कीम है गवर्नेंस की। कुछ चीज़ें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा गवर्न की जा रही हैं और कुछ चीज़ें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा जो है गवर्न की जा रही हैं। तो इसी सिस्टम को डायरकी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है डायरकी का सिस्टम कहाँ से आया है। एक्ट ऑफ 1919 जो कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है वहां से आया है। पहली बार इसमें जो है बाई कैमरलिज्म की बात की गई, मतलब कि दो जो आपका 2 हाउसेस 2 चेंबर्स की बात की गई और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो पहली बार बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस आए थे कंट्री के अंदर। हालांकि जो आपका वोटर मतलब जो आपका जो लोग एलिजिबल थे वोटिंग के लिए उनकी संख्या बहुत, मतलब उनके लिए बहुत सारी कंडीशंस इंपोज की गई थी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, बट किसी एक लिमिटेड फ्रेंचाइज जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। उसके साथ साथ 3 जो मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये इंडियन होने थे। तो आपने देखा कि पिछले एक्ट में 1909 में पहली बार जो है एक मतलब ये वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो है मेंबर्स इंडियन होने की बात की गई थी और एक मेंबर जो है नॉमिनेट किए गए थे जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। अब ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर 3 जो है इंडियन मेंबर्स होंगे, और उसके साथ साथ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पिछले एक्ट में आया था 1909 में, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था वो सिर्फ मुस्लिम्स को मिला था। अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये सिख को भी ग्रांट किए गए, इंडियन क्रिश्चियंस को ग्रांट किया गया, एंग्लो इंडियंस को ग्रांट किया गया और यूरोपियंस को ग्रांट किया गया। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में यूरोपियंस खड़े होंगे, यूरोपियंस ही इनको इलेक्ट करेंगे। एंग्लो इंडियंस खड़े होंगे, कुछ लिमिटेड सीट्स एंग्लो इंडियन के लिए होंगी, एंग्लो इंडियन ही इनको इलेक्ट करेंगे। इंडियन क्रिश्चियंस खड़े होंगे और इंडियन क्रिश्चियंस ही इलेक्ट करेंगे। इसी तरह से सिख खड़े होंगे और सिख को ही ये इलेक्शन दिया जाएगा।
उसके साथ साथ जो हम फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन की हमने बात की, ये काफ़ी लिमिटेड थी और ये लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, कितना वो टैक्स देते हैं या उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इस बेसिस पर फ्रेंचाइजी जो है इंडियंस को दी गई थी। तो लेस देन 10% ऑफ इंडियंस वर एलिजिबल टू वोट, बट फिर भी ये एक जो नॉमिनेशन का सिस्टम है वो 1919 से ऑलमोस्ट खत्म हुआ है और कुछ हद तक इलेक्शन का जो एक सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन देखा था कि हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन आया था आपका, और डायरेक्ट इलेक्शन 1892 से इनडायरेक्ट इलेक्शन आया है और डायरेक्ट इलेक्शन आपका 1919 से आया है। फिर एक नया ऑफिस जो है क्रिएट किया गया है कॉल्ड हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ये लंदन में क्रिएट किया गया, एक नया जो है ऑफिस क्रिएट किया गया लंदन में, और इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को कुछ फंक्शंस दिए हुए थे, उनके कुछ फंक्शन ट्रांसफर करके हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को दे दिए गए थे। उसके साथ साथ यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन की, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई थी 1926 में, जिससे कि सिविल सर्वेंट्स को जो है रिक्रूट किया जा सके। तो आपको याद होगा मैकुले कमेटी से जो एक इंडियन सिविल सर्विसेज हैं इंडियंस के लिए ओपन की गई थी, और उसके बाद अब फाइनली जो एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है CPSC, उसकी शुरुआत उसको सेटअप किया गया 1926 में, जिससे कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जा सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, वो है कि पहली बार जो प्रोविंशियल बजट है, जो स्टेट का मतलब जो प्रोविंसेस का जो बजट है, वो सेंट्रल बजट से अलग किया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को हक दिया गया कि वो अपने अपने बजट्स को एनेक्ट कर सकें। तो बहुत ही ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बजट एनेक्टमेंट की पावर दी गई है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। साथ साथ एक अपॉइंटमेंट करने की बात की गई स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब कि अब 10 साल के भीतर एक कमीशन एस्टैब्लिश अपॉइंट की जाएगी जो कि इस एक्ट के वर्किंग को देखेगी और क्या क्या कमियां हैं उनको बताएगी, जिससे कि आफ्टर 10 ईयर्स सुधार करके एक नई एक्ट लाई जा सके। तो साइमन कमीशन जो है इसी एक्ट को स्टडी करने के लिए, इसी एक्ट को रीड करने के, इसी एक्ट में जो है रिपोर्टिंग करने के लिए बनाई गई थी साइमन कमीशन। तो 1919 से 10 साल होते हैं 1929 में, बट 2 साल पहले ही 1927 में ही स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कर दिया गया था, जिससे कि 1919 की जो एक्ट है उसकी कमियां देखी जा सके और साथ साथ एक नए जो मतलब एक जो नई एक्ट है उसको लाया जा सके। तो नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन को स्टैब्लिश करेगा, अपॉइंट करेंगे, और वो जो है सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप के अंदर रखी गई थी। और उनको कहा गया था कि वो बताएं क्या क्या कंडीशन है इंडिया के लिए, के अंदर क्या कंडीशन है, फंक्शनिंग कैसी चल रही है 1919 की एक्ट की। 1919 की एक्ट को ऐसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक है। तो अब इस ये जो 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर वर्किंग कैसी चल रही है, इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन। सारे जो मेंबर्स थे इस कमीशन में वो सब वाइट मेंबर्स थे, और इसीलिए इस कमीशन को सभी पार्टीज ने बॉयकॉट किया था, क्योंकि अब 1927 तक एक क्रांति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और डायरेक्ट मतलब कि पूर्ण स्वराज की डिमांड उठने लगी थी। कमीशन ने जो अपनी इस रिपोर्ट है वो 1930 में सबमिट की, और साथ साथ उन्होंने कहा कि डायरकी को एबॉलिश करना चाहिए। डायरकी मतलब ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे उनको जो है एबॉलिश करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को आपको एक्सटेंड करना चाहिए प्रोविंसेस में। फेडरेशन क्रिएट करना होगा ब्रिटिश इंडिया का जिसमें प्रिंसली स्टेट भी हों, और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखें। तो 1930 में जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है इसके ऊपर वार्ता करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत की गई थी, RTC बुलाई गई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1931 में, 1932 में और 1933 में। 1932 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। 1931 में और 1933 की जो कॉन्फ्रेंसेस थी इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बीच में जो वार्ताएं हुई जहां पे अलग अलग पार्टीज आई, अलग अलग लोगों के हक सुन देखे गए थे। मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन था, हिंदू महासभा का रिप्रेजेंटेशन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो डिप्रेस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बहुत सारे इंडियन और भी नेताओं ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे। प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था RTC में। इवन सेकेंड RTC में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मतलब वार्ताएं की हैं, बातें की हैं। 3 कंसल्टेशन के बाद, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो भी रिकमेंडेशंस आए
वो सारे इनकॉर्पोरेट करके एक नई एक्ट बनाई गई जिसका नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अपने आप में एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्ट है, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। और ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का 1935 की एक्ट से बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉ करता है। 1932 में रामसे मैकडोनल्ड जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है एक स्कीम जो है अनाउंस की थी कि वो माइनॉरिटीज़ की तर्ज पर ही जो डिप्रेस सोसाइटीज़ हैं उनको जो है उनको भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट करेंगे और इसको कम्युनल अवार्ड नाम दिया गया। ये जो अवार्ड था इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट न केवल मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस इनको मिल रही है ऑलरेडी 1919 से इन सबको मिल रही है। बट ये जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट है इसका सिस्टम डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी एक्सटेंड किया गया और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डिमांड के ऊपर ये जो है बात मानी गई थी। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया आरटीसी में पहली आरटीसी, दूसरी आरटीसी, तीसरी आरटीसी तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक वार्ताएं हुई थी। जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे इस बात से और उन्होंने उस वक्त जो है आपका जो है 1930 में आपको पता होगा इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम चल रहा था। इस वजह से इनको जो है इनको जेल कर डाला हुआ था, यरवदा जेल में डाला हुआ था जो कि पुणे में है। जैसे गांधी जी जेल के अंदर थे जब रामसे मैकडोनल्ड ने 1932 का अवार्ड कम्युनल अवार्ड को की घोषणा की थी। और जब ये घोषणा गांधी जी को पता चली तो इन्होंने जो है फास्ट अनटू डेथ मतलब कि मरने तक फास्ट जो है रखा था। और गांधी जी उस वक्त तक इंडियन जो एक मासेस थे उनके लीडर के रूप में इमर्ज हो चुके थे। उनकी एक आवाज़ पर हजारों लाखों की संख्या में इंडियंस जो है सड़कों पर आ जाते थे। बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। जब ये बात जो है ब्रिटिशर्स को पता चली तो उन्होंने जो है अल्टीमेटली एक और बाकी इंडियंस को पता चली, बाकी जो इंडियन लीडर्स हैं उनको ये बात जब पता चली थी तो कहीं ना कहीं गांधी जी के और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक जो है वार्ता हुई थी, बातें हुई थी जिससे कि फाइनली जिसको पूना पैक्ट बोला जाता है, तो जिससे कि मतलब डिप्रेस क्लासेस को बी आर अम्बेडकर तैयार नहीं थे अपनी डिमांड को हटाने के लिए। बी आर अम्बेडकर की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की ये मान ली गई थी। तो अब बी आर अम्बेडकर जी की वार्ताएं कराई गई इंडियन लीडर्स के द्वारा गांधी जी के साथ। आपस में इनकी जो डिस्कशंस हुए उसके बेसिस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक पैक्ट को एग्रीमेंट को साइन किया था जिसको कहा जाता है पुणे पैक्ट। एज पर पुणे पैक्ट जो भी हिंदूज को जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट रिटेन रहा, मतलब हिंदूज सभी तरह के हिंदूज जो है वोट इलेक्शन करेंगे, वोटिंग करेंगे। पर जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको उनके लिए जो है सीट रिजर्व की गई थी। तो डिप्रेस क्लासेस के लिए जैसे अभी होता है इलेक्टोरेट में जो मतलब जो वोटर्स हैं वो सेम रहते हैं, बट कुछ सीट्स जो है रिजर्व की गई डिप्रेस क्लासेस के लिए। जो भी आपको सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जितनी सीट मिल रही थी उससे ज़्यादा सीट्स जो है पूना पैक्ट के तहत डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व की गई थी आउट ऑफ जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट्स। ठीक है, अगर आपको ये टर्म समझ ना आया हो तो दोबारा एक बार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइनली फॉर्म हुआ 1935 में। पुणे पैक्ट को इसने कंसिडर कर लिया था और उसकी पुणे पैक्ट की वजह से सेपरेट जो इलेक्टोरेट है वो डिप्रेस क्लासेस को नहीं मिलेगा। बाकी जो क्लासेस है उनकी जो भी आपका सेपरेट इलेक्टोरेट है 1919 के तहत चलता रहेगा। इस एक्ट में क्या क्या फीचर्स थे? पहली चीज क्या है कि इस एक्ट ने पावर्स को डिवाइड किया सेंटर और मतलब सेंटर्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ 3 लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब जो अभी जैसे हमारी अभी आपको मैंने बताया था सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। उसी तरह से जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं गवर्नेंस के सब्जेक्ट्स कुछ फेडरल लिस्ट में डाले गए जो कि सेंट्रल लिस्ट हो गई, कुछ प्रोविंशियल लिस्ट में डाले गए जो कि स्टेट लिस्ट हो गई, और कुछ रेसिडोरी पावर्स थी जो इंटायरली वाइसरॉय को दी गई थी। ये सारी पावर्स वाइसरॉय के हाथ में थी। डायरकी जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी बाई 1919, इसको अबॉलिश कर दिया गया प्रोविंसेस में और एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसकी जगह एस्टैब्लिश कर दी गई। प्रोविंसेस ऑलमोस्ट जो है ऑटोनॉमस हो गई थी। इसी के बाद जो है 1935 के बाद के एक्ट के तहत जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट चुन के आई थी उन्होंने बहुत जो है काम किए थे प्रोविंसेस में और इस वजह से वो पॉपुलर भी काफ़ी हुई थी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है एस्टैब्लिश की गई। उसके साथ साथ अब
प्रोविंसेस से डायरकी हटा के सेंटर में डायरकी डाल दी गई। सेंटर में जो है कुछ सब्जेक्ट्स आपके रिजर्व्ड हो गए और कुछ सब्जेक्ट हमारे ट्रांसफर्ड हो गए। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको केवल वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू वो किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू जो है एडमिनिस्टर किया जाएगा। बट ये जो प्रोविजन है ये ऑपरेशनल नहीं हो पाया। तो डायरकी का जो प्रोविजन है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था बट ये ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया था। साथ साथ एक बाई कैमरलिज्म हुआ। जो 11 प्रोविंसेस थी उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की शुरुआत करी गई थी। ये लेजिस्लेचर्स थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिनके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर हुआ। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अपर हाउस, जो आज हम विधान परिषद बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधानसभा, दो अलग अलग हाउसेस की एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। उसके अलावा ये जो एक्ट है इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल है इसको एक्सटेंड करते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड की डिप्रेस क्लासेस को, विमेन को और लेबर को। अगेन डिप्रेस क्लासेस का ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पूना पैक्ट। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर्स। आपको याद होगा एडवाइजरी काउंसिल जो है 1858 से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को मिली हुई है, 15 मेंबर की काउंसिल जो थी, इसको एबॉलिश कर दिया गया है और अब इसको जो है टीम ऑफ एडवाइजर दिए गए हैं। 10% ऑफ ये जो एडल्ट फ्रेंचाइज थी इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करके ऑलमोस्ट 10% लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। उसके साथ साथ एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो की एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका जो है 1935 अंडर एक्ट ऑफ 1935 फॉर्म हुआ है और इसको जो है हक दिया गया जिससे कि ये करेंसी को कंट्रोल कर सके और क्रेडिट को कंट्री के अंदर कंट्रोल कर सके। उसके अलावा एक जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एस्टैब्लिश की गई, तो मतलब सेंट्रल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगी और साथ साथ प्रोविंशियल लेवल पर भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत की गई है और साथ साथ कुछ प्रोविंसेस के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एस्टैब्लिशमेंट करने की बात की गई। फिर इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जो कि 1937 में फॉर्म हुई थी। 1937 में इसका गठन किया गया था। फाइनल जो हमारी एक्ट है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फाइनली हमें आज़ादी के लिए ये एक्ट लागू की गई थी। इसके फीचर क्या हैं? इस एक्ट के तहत ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है खत्म हो गया और इंडिया को एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश किया गया फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त 1947। 15th ऑफ अगस्त की क्या इंपॉर्टेंस है? लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उस वक्त के वाइसरॉय थे, उन्होंने जो है विक्ट्री ली थी अगेंस्ट द जापानीज फोर्सेस ऑन 15th ऑफ अगस्त 1945। उसी को जो है चेरिश करने के लिए 15th अगस्त की डेट उन्होंने चूज की थी। तो फाइनली इस एक्ट ने ये कहा कि ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगा और इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट फॉर्म होगा फ्रॉम 15th अगस्त 1947। उसके साथ साथ इस एक्ट में एक बड़ी बात कही गई थी कि इंडिया का पार्टीशन किया जाएगा, इंडिया को विभाजित किया जाएगा और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस फॉर्म होंगे इंडिया के, एक इंडिया का और दूसरा पाकिस्तान का। इन डोमिनियंस के पास राइट होगा कि वो सिसीड कर सकते हैं, मतलब कि अलग हो सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। ब्रिटिश के जितने कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनसे अलग होकर के अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय है उसको अबॉलिश कर दिया और दोनों डोमिनियंस को गवर्नर जनरल जो है ग्रांट किया था जो कि अपॉइंट होंगे ब्रिटिश किंग के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। तो मतलब जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि के तहत जो कैबिनेट फॉर्म हुई थी उस कैबिनेट की जो भी एडवाइस होगी उसके बेसिस पर ब्रिटिश किंग गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेंगे और ऑफिस ऑफ वाइसरॉय जो है खत्म कर दिया जाएगा। मतलब उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, मतलब कि ब्रिटेन की जो सरकार है उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट होगी तो कोई अब ब्रिटेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी फॉर एनी एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस एक्ट ने एम्पावर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को दोनों डोमिनियन की कि वो चाहे तो अपना जो वो फ्रेम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव नेशंस में,
कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो एस्टैब्लिश की गई थी उसको रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। चाहे तो वो इवन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसको भी रिपील कर सकती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में एम्पावर किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोनों डोमिनियंस की कि वो अपने एरिया के लिए, अपने मतलब डोमिनियन के लिए लेजिस्लेट कर सकते हैं, मतलब कि रूल्स बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता और इन्फोर्स नहीं हो जाता। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो पावर्स मिल रही हैं, लेजिस्लेटिव पावर और आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग पावर। और ये दोनों पावर्स हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से फ्लो होती हैं। इन्होंने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो पोजीशन थी उसको जो है एबॉलिश कर दिया, और उनके सारे जो फंक्शन थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स पे ट्रांसफर कर दिए थे। उसके साथ साथ लैप्स कर दी ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, मतलब कि अभी तक जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी जो एक पैरामाउंट पावर थी वो ब्रिटेन की थी। तो ये जो पैरामाउंट पावर थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ये हटा दी गई थी, और साथ साथ जो भी ट्रीटी रिलेशंस थे ट्राइबल एरियाज के साथ वो भी खत्म हो जाने थे फ्रॉम 15 अगस्त 1947। उसके साथ साथ इस एक्ट ने यह भी कहा कि इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास फ्रीडम है, वो चाहें तो डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें, चाहें तो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और चाहें तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। फिर इस एक्ट ने यह भी कहा कि दोनों डोमिनियंस की जो गवर्नेंस होगी वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक होगी, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता। अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दोनों डोमिनियंस अपने अपने एरिया को गवर्न कर सकती हैं। साथ साथ ब्रिटिश मोनार्क को जो उनका वीटो का राइट था, बिल्स पे जो वीटो कर सकते थे, वो राइट उनसे हटा लिया गया था, और जो एक हक था उनको कि कुछ बिल्स को रिजर्व किया जा सकता, वाइसरॉय के पास एक हक था कि बिल्स को रिजर्व किया जा सकता था फॉर किंग, किंग के लिए रिजर्व किया जा सकता था। तो ये जो हक था ये भी खत्म कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बनाया गया, मतलब कि ये अब जो है आपके स्टेट हेड नहीं होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे स्टेट के। साथ साथ जो टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया थी, गवर्नर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड की एक टाइटल थी एम्परर ऑफ इंडिया, तो ये टाइटल जो है ड्रॉप कर दी गई थी रॉयल टाइटल्स से। उसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट होता था सिविल सर्विसेज का, सिविल सर्वेंट्स का, ब्रिटेन के द्वारा वो खत्म किया गया, और जो रिजर्वेशन पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। तो ये आपके फीचर्स हैं इस एक्ट के। 15 अगस्त रात 14 अगस्त की मिडनाइट को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक स्पीच दी थी लॉन्ग ईयर्स एगो, जिसको हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बोलते हैं, और जिसने भारत में हमारी जो इंडिपेंडेंट एक पहचान है उसको जो है विश्व क्षितिज पटल पर एस्टैब्लिश किया था। बहुत ही अच्छी स्पीच है। नेहरू जी ने कहा था कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, and now the time comes when we shall redeem our pledges, not wholly or in full measure, but very substantially. तो नेहरू जी ने कहा था कि सालों पहले हमने जो है डेस्टिनी के साथ एक ट्रिस्ट, मतलब कि एक हमने लुका छुपी का खेल शुरू किया था, और अब वो वक्त आ गया है कि हमने जो भी अभी तक शपथें ली थी उनको हम रिडीम कर पाएंगे। हमने शपथ ली थी पूर्ण स्वराज की, उसको हम रिडीम कर पाएंगे। हो सकता है पूर्णतः नहीं, बट पूरे तरह नहीं, बट बहुत हद तक हम इसको रिडीम कर पाएंगे। ये लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हार व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जब रात के 12 बजेंगे, इस वक्त जब 12 बज रहे हैं, तब जब दुनिया पूरी सो रही है, भारत जगेगा नए लाइफ में और एक नए फ्रीडम के साथ। ये जो मोमेंट है ये कभी कभी आता है, रेयरली आता है हिस्ट्री में, जब हम एक पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ाते हैं। एक एज का अंत होता है, क्योंकि ब्रिटिश एज का अंत हुआ और भारत की जो एज है, न्यू मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत है, इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरुआत रखी गई है। तो एक मोमेंट आता है जो बहुत कम आता है, रेयरली आता है हिस्ट्री में, जब हम पुराने से नए की तरफ बढ़ते हैं। एक एज का अंत होता है, और जब एक जो कंट्री है, एक नेशन है, उसकी जो आत्मा है जिसको बहुत लंबे टाइम से सप्रेस किया गया था, उसको अटरेंस मिलती है, उसको व्यक्त करने की भाव मिलता है। वी एंड टुडे अ पीरियड ऑफ इल फॉर्च्यून,
15 अगस्त को हमने इल फॉर्च्यून का जो पीरियड था वो ख़त्म किया और इंडिया ने खुद को दोबारा डिस्कवर किया। तो बहुत ही अच्छी स्पीच है, जब भी इसको पढ़ते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद 15 अगस्त को ये स्पीच, 14 अगस्त की रात को मध्य रात्रि को स्पीच दी गई थी। हालांकि पार्टीशन के साथ एक जख्म भी मिला, इंडिपेंडेंस के साथ एक जख्म मिला था पार्टीशन का, जिसने बहुत हद तक इंडिया को काफ़ी जो है डिस्टर्ब किया। बट इंडिया हमेशा की तरह जितने भी सेटबैक्स आए हैं उनसे लड़ी है और दोबारा मजबूती से खड़ी हुई है। तो आज का जो भारतवर्ष है ये बहुत किसी के खून पसीनों से, बहुत एक लंबे लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, बहुत लंबे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू, बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमें मिला है। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म की गई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा फॉर्म की गई थी। उसमें जवाहरलाल नेहरू को पोर्टफोलियो मिला था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और एक्सटर्नल अफेयर्स का भी इनके पास ही पोर्टफोलियो था, और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का पोर्टफोलियो मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो, डॉक्टर जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, जगजीवन राम जी को लेबर का मिला था। सरदार बलदेव सिंह को जो है डिफेंस मिली थी। CH भाभा को वर्क्स माइंस एंड पावर मिला था। लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग के थे, इनको फिनेंस का मिला है। अब्दुल रब निश्तर, इनको पोस्ट एंड एयर का मिला। असफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। C राजगोपालाचारी जी को एजुकेशन एंड आर्ट्स का मिला था। IR चुंद्रीगार जी को कॉमर्स मिला था। गजनफर अली खान को हेल्थ, और जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ मिली थी अंडर इंटरिम गवर्नमेंट, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ठीक है। अब फाइनली जो कैबिनेट हमारी फ्री इंडिया की है, क्योंकि फ्री इंडिया में जो मुस्लिम लीग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जो है रिज़ाइन करके वो पाकिस्तान चले गए थे, तो जो उनके पोर्टफोलियोज थे वो खाली हो गए थे। उसके बाद जो है पोर्टफोलियोज की रीज किया गया, उनको चेंज करके पहली गवर्नमेंट जो फ्री इंडिया की फॉर्म हुई थी आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिला था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, साइंटिफिक रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट दोनों। राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिला था, डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, RK शामुगान चेट्टी को जो है फिनांस मिला था। BR अम्बेडकर जी को लॉ मेंबर बनाया गया था। जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री मिली थी। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था। राजकुमारी अमृत कौर, इनको पहला हेल्थ पोर्टफोलियो मिला। CH भाभा को जो है कॉमर्स मिला था। रफ़ी अहमद किदवाई को कम्युनिकेशन मिला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई, और VN गाडगिल को वर्क्स माइंस एंड पावर मिला था। तो ये सारा आपका अभी तक का जितने भी लॉज हैं, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये हमने अभी देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक पॉलिटिकल जो भी हमारा एडवांसमेंट है उसको समझने के लिए, जैसे कि लॉज के क्या फीचर्स हैं, कि कौन कौन से फीचर हमारे रिपीट हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको समझने के लिए ये बैकग्राउंड समझना जरूरी था। तो आई होप आपको ये बैकग्राउंड अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड